Chapter 18 Neural Control and Coordination. The function of organ and organ system in our body must be coordinated to maintain the homeostasis. हमारी बॉडी का जितने ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो हर टाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को वो कांस्टेंट मेंटेन करके रखे। अब यहाँ पर टर्म आई है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब है टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। मीन्स हमारी बॉडी में वाटर कितना चाहिए उसके लेवल को मेंटेन रखना, आयंस के लेवल को मेंटेन रखना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर टाइम 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर वाटर का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना, कम होती है तो डिहाइड्रेशन कंडीशन को शो करना। आयन अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आता है, और टेम्परेचर अगर 37 से कम या ज़्यादा होता है तो बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमारी बॉडी की पूरी कोशिश रहती है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वो मेंटेन करके रखे, कांस्टेंट रखे, और उसके लिए उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी के दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिल के काम करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को वो प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज का। फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। फिजिकल एक्सरसाइज में जस्ट 1 मिनट, हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज में हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कब मिलती है हमें? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलते हैं। वो एनर्जी मिलते हैं, याद रखिए, एटीपी की फॉर्म में, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो ग्लूकोज चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। हमें सिंपल एक टास्क कंप्लीट करना है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। देन वी नीड फॉर दैट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके लिए आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मिलेगी। तो ग्लूकोज हमें मिलता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल्स में और लीवर सेल में, या कुछ फ्री ग्लूकोज भी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वहाँ से वो ग्लूकोज ले लेती है। अब दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मिलेगी। अब ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमारी बॉडी को। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं लंग्स में, और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन, अब लंग्स में तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया, अब वो जानी चाहिए सेल तक। तो इसका मतलब हार्ट के फंक्शन भी इंक्रीज होंगे, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तब जाके जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट होगी। एक सिंपल सा टास्क था फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें एनर्जी की ज़रूरत थी, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसने अपने फंक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम उसने अपने फंक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, और उसके साथ साथ हार्ट बीट इंक्रीज हुई, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ, तब जाके एनर्जी मिली। अब इसी को जब हम फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप करते हैं तो हमें उस टाइम में कम एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उस टाइम रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल आ जाएगी जो हमारी थी। तो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हमारी मसल्स, मतलब मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम इन्वॉल्व हुए, तब जाके हम फिजिकल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए। तो ये हुआ एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन मीन्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके वो फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम्पल यही दे रखा है, फिजिकल एक्सरसाइज में ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है, उसको मेंटेन करने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी को उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई, इसको आप स्टडी करोगे तो इसमें ऐसा ही लिखा है। तो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अपने एक कोऑपरेशन में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक कंट्रोल सिस्टम होता है
नर्वस सिस्टम, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन की हेल्प से काम करता है, और नर्वस सिस्टम नर्व इंपल्स से काम करता है। नर्व इंपल्स काफ़ी फास्ट है और क्विकली रिएक्ट करती है, और जबकि हार्मोनल सिस्टम काफ़ी स्लो है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है बॉडी पे। तो ये दोनों सिस्टम, इसका आप नेक्स्ट चैप्टर जो अगला चैप्टर है उसमें आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, और सेकंड, हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं बॉडी की एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, और ये कंट्रोल करते हैं बॉडी एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ नर्व इंपल्सेस। ये फास्ट है और शॉर्ट लिव है, थोड़े टाइम के लिए होता है, जबकि स्लो है और लॉन्ग लिव्ड है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि नर्व इंपल्स की स्पीड कितनी होती है। दिस इज नियर अबाउट 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो सिस्टम काम करते हैं, और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हम अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये देखिए नर्वस सिस्टम, यहाँ पर ये पैराग्राफ बताता है हमें नर्वस सिस्टम लोअर ऑर्गेनिज्म में। इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट का डिटेल में स्टडी करेंगे हम। इनवर्टिब्रेट में, ये जस्ट लाइक लोअर इनवर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम कैसा प्रेजेंट था। लोअर इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा के केस में नर्वस सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें, जैसे स्पंज है, सबसे पहला फाइलम आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन सेल्स वो एब्सेंट होती हैं, जबकि सेलेंट्रेटा हाइड्रा के केस में न्यूरॉन प्रेजेंट है जो नेटवर्क बनाते हैं। आगे आते हैं प्लेनेरिया, जो प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है। इसमें टू नर्व कोड प्रेजेंट होती है जो कंबाइन होके रूडिमेंट्री ब्रेन मीन्स नॉन फंक्शनल, रूडिमेंट्री मीन्स होता है नॉन फंक्शनल, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर ब्रेन नहीं होता, तो वैसा कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि इंसेक्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स, इनवर्टिब्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इंसेक्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। न्यूरॉन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और गैंग्लियाज क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल क्लस्टर और ग्रुप ऑफ द नर्व सेल विच आर लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन। अब हम अपने केस की बात करें, हमारे केस में भी नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट है। जैसे ब्रेन है हमारी सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन के आउटसाइड कुछ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है जो बॉडी की स्मॉल एक्टिविटी को कंट्रोल करती रहती है। अगर वो सारी एक्टिविटी जो स्मॉल एक्टिविटी है, अगर उनको डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल करें तो ब्रेन का जो लोड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो उस ब्रेन लोड के लोड को कम करने के लिए, वर्क लोड को कम करने के लिए कुछ स्पेशल सेंटर बना रखे हैं बॉडी में, जिसको हम नाम देते हैं गैंग्लियाज। ये क्या करते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी को अपने आप ही कंट्रोल कर लेते हैं बगैर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। जैसे हमारे केस में क्या है कि एग्जांपल अगर देखते हैं तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, दे एक्ट लोकल नर्व स्टेशन दैट कलेक्ट द मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड क्विकली दे पासेज इट टूवर्ड द ब्रेन। उसको कलेक्ट करते हैं, कुछ को अपने आप कंट्रोल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो ब्रेन पर भेज देते हैं। हमारे केस में देखें बात, वाई डू वी नीड गैंग्लियाज, दे रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मेन ब्रेन, दे अलाउ द नर्व टू कनेक्ट एंड प्रोसेस द सिग्नल लोकली एंड टेक द स्मॉल डिसीजन। जैसे कौन सा डिसीजन, जब आप खाना खाते हो और आपको लगता है कि आपका स्टमक फुल हो चुका है, मतलब अब आपको और नहीं खाना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक या आपके स्टमक तक कौन पहुंचाता है, तो गैंग्लियाज इसको कंट्रोल करते हैं। तो लिखा है कि योर स्टमक ऑटोमेटिकली नोज हाउ टू डाइजेस्ट, कैसे अब खाना खाया आपने उसको डाइजेस्ट करना है, ये काम स्टमक का है। स्टमक अपने आप काम को शुरू कर देता है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन गैंग्लिया, जिसको कंट्रोल करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन ब्रेन फंक्शन। एवरी सेकेंड वो इस काम को, इस टास्क को कंप्लीट करते रहते। तो ऐसे, और ह्यूमन ब्रेन की बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, ये तो आया था आपका इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में कॉमन यही याद रखना, और एक ही वर्ड आया गैंग्लिया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम,
ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसका रिस्पॉन्स बनाता है और उस रिस्पॉन्स को ऑर्गन तक पहुंचाता है, ऑर्गन तक। अब वो नर्व जो ऑर्गन पे अगर कोई भी स्टिमुलस ऑर्गन को दिया जाता है और स्टिमुलस ऑर्गन से देने के बाद उसका जो इम्पल्स बनती है, जो इन्फॉर्मेशन है, मीन्स हमें कोई भी ऑर्गन में वो में हाथ पे गरम लगा, कुछ ठंडा लगा, तो वो जो हुआ हमारा स्टिमुलस हुआ, वो ऑर्गन तक जाता है। ऑर्गन उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स देता है, एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, और फिर जो रिस्पॉन्स बनता है उस रिस्पॉन्स को ऑर्गन तक पहुंचाता है। और ब्रेन और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे कुछ काम करती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑर्गन तक ये तो सिर्फ क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स बनाते हैं। उस रिस्पॉन्स को ऑर्गन तक भी पहुंचाना होता है, या इन्फॉर्मेशन को, स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाना होता है। इसका काम करता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप के नर्व फाइबर होते हैं। एक नर्व फाइबर ये होते हैं सेंसरी नर्व फाइबर, और दूसरे होते हैं मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर का दूसरा नाम है इफेरेंट, और सेंसरी नर्व फाइबर का दूसरा नाम है एफेरेंट। ये तो ये क्या करते हैं, ऑर्गन से ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख दूं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाएंगे। ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं यहां पर, तो वो होते हैं सेंसरी नर्व फाइबर, जो कि PNS का एक पार्ट है। और CNS के बता दिए दो पार्ट है, पहला पार्ट है ब्रेन और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन को ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करके जो रिस्पॉन्स देता है उस रिस्पॉन्स को लेके आती है मोटर नर्व फाइबर या फिर इफेरेंट नर्व फाइबर। तो PNS को दो पार्ट में, दो टाइप के इसमें नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट है, पहला पार्ट है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ ऑल द नर्व ऑफ बॉडी दैट आर एसोसिएटेड विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, एनालाइज करता है, रिस्पॉन्स तैयार करता है। वहीं पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो फाइबर आ गए, नर्व फाइबर। फंक्शन के बेस पे कैसे वो फंक्शन करते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर या सेंसरी नर्व फाइबर, ये क्या काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और ये इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन या टिश्यू तक करते हैं। अब आगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सॉरी, पहले आएगा सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम हुआ ह्यूमन बीइंग का, उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके दो पार्ट हैं, स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी दो पार्ट हैं। पहला आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्व, पहले तो ये देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप ही काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है।
तो इसमें क्या होता है, वो सारे फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं जो हमारे लिए इनवॉलेंट्री है, मतलब जिसको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। किडनी का फंक्शन हुआ, हार्ट का फंक्शन हुआ, लीवर का फंक्शन हुआ, स्टमक का फंक्शन हुआ, अंदर वो हमारे जो ऑर्गन है वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। दूसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी सभी वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और वॉलेंट्री एक्टिविटी में क्या आ गया, जैसे हाथ से राइटिंग, लिखना, बोलना, सोचना, समझना, चलना, उठना, बैठना, जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसका आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। बिल्कुल। अब कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल था हमारा ये कि जैसे फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की तो पहले चेंजेस क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हुई, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, अच्छा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हुई, ये सारे इंक्रीजिंग में हुए। अच्छा, दूसरा काम क्या हुआ, जैसे ही स्टॉप की एक्सरसाइज को तो हार्ट रेट थी, जो हमारी हार्ट बीट थी वो कम हो गई, ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो गया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा नॉर्मल काम करने लगा जैसे पहले करता था। तो ये जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ऐसे काम करते हैं, एक इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, दूसरा डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल क्या क्या है, इधर अगर आप देख पाओ, स्वेट ग्लैंड, इसके फंक्शन को सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको डिक्रीज करता है। दूसरा अभी आ गया, सलाइवरी ग्लैंड के सेक्रेशन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऐसे, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करता है, रोकता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको स्टिमुलेट करता है। वैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करता है, पैनक्रियाज के फंक्शन को इनहिबिट करता है, वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक इनको स्टिमुलेट करता है। और हार्ट रेट आगे देखो यहाँ पे लास्ट में है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, नॉर्मल तक लेके आता है। तो ये दोनों फंक्शन, दोनों जो सिस्टम है एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक रिसेप्टर ऑर्गन है, सेंसरी रिसेप्टर, जो बाहर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी नर्व या फिर दूसरा नाम था एफरेंट नर्व, वो लेके जाती है ब्रेन तक। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, फिर उसको से रिस्पॉन्स तैयार करता है। उस रिस्पॉन्स को मोटर नर्व से होते हुए वो पहुंचती है हमारी इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन जो बाद में रिएक्ट करता है, जहाँ पे उसके रिजल्ट का रिएक्शन होता है। तो एक तो ये तो हुआ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है और फिर बाद में रिस्पॉन्स को लेके आता है। और ब्रेन जिसने इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया वो हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऐसे दो पार्ट हैं, एक पार्ट ब्रेन, और ब्रेन से ही एक कोड निकलती है जो हमारे वर्टिबल कॉलम यानी कि बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई जाती है अंदर की तरफ से, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए इसमें लिखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दो टाइप के नर्वस सिस्टम बताए गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, प्रोसेस करते हैं। पीएनएस में एफरेंट इफरेंट दो टाइप के फाइबर आपको बता दिए, नर्व फाइबर प्रेजेंट है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सोमैटिक में और ऑटोनोमिक में। एक वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है कि इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके अलावा एक और नर्वस सिस्टम है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, विस्केरल नर्वस सिस्टम,
विस्केरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को जो कंट्रोल करता है। विस्केरा मतलब इंटरनल ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन इम्पल्स को पहुंचाता है, वहां तक लेके आता है, तो ये हो जाएगा हमारा विस्केरल नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज द 18.3 मीन्स न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है ब्रेन तक, जो ब्रेन बनाती है, ब्रेन जिससे बना होता है, उस सेल को नाम देंगे न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। पहले तो नर्व सेल के स्ट्रक्चर को, अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है हमारे नर्वस सिस्टम में वो देखते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म है, मेजोडर्म एंडोडर्म 3 लेयर होती है, ये एक्टोडर्म से बना होता है। और इसके कौन कौन से पार्ट हैं हमारे केस में? सबसे पहले आते हैं नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स, उसके बाद आते हैं नर्व फाइबर्स, देन नर्व फाइबर मिलके बंडल ऑफ नर्व फाइबर को नाम देते हैं नर्व्स। जस्ट 1 मिनट, नर्व नाम देते हैं। और फिर न्यूरोग्लिया मीन्स दैट इज द गैंग्लियन सेल्स विच आर स्पोर्टिव एंड पैकेजिंग सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स या एपिथेलियल सेल्स, और लास्ट में प्रेजेंट होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो ये 6 पार्ट में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा। एक नर्व सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। सबसे ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट जो स्टार शेप स्ट्रक्चर है, और इसका भी सिर्फ ये अंदर वाला देखिए, ये पार्ट, ये ब्रांचेस को छोड़ दें तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम नाम देंगे सेल बॉडी। थोड़ा सा ये देखिए, ये जो पार्ट है ये अंदर का, ब्रांचेस को छोड़ दें, ये पार्ट है सेल बॉडी। एक पार्ट हुआ सेल बॉडी। सेल बॉडी में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमें ये। दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द नेसल ग्रेन्यूल्स। इसके बाद जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है सेल बॉडी से निकलती है, प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। और एक लॉन्ग प्रोजेक्शन जो सेल बॉडी से निकलती है, ये वाली जो नीचे की तरफ जाती है, सिंगल प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड द एक्सोन। यहाँ पे लिखा है एक्सोन। एक्सोन जैसे ही खत्म होता है यहाँ पर, ये होती है एक्सोन टर्मिनल, और एक्सोन टर्मिनल के बिल्कुल नीचे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक नोब। कई बार ऐसा होता है एक्सोन के ऊपर ये जो सेल्स है ये प्रेजेंट नहीं होती, ये फिलहाल यहाँ पे बनाती है माइलिन शीथ बनाती है, कवर करती है एक्सोन को, ताकि इन्फॉर्मेशन जो वो बाहर ना निकले, डिस्टर्ब ना हो, जो सिग्नल दिया गया है वो सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी से आगे चले। और कहीं कहीं पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उस एरिया को नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो हमारा जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम 3 पार्ट में नॉर्मली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले राउंड बॉडी जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी से ही कुछ प्रोजेक्शन निकलती है ऊपर की तरफ, जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है नेसल ग्रेन्यूल्स। और उसके बाद एक लॉन्ग प्रोजेक्शन निकलती है, ये सिंगल प्रोजेक्शन जो नीचे आके ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाती है, इसको नाम देंगे एक्सोन। और एक्सोन नीचे टर्मिनल पर डिवाइड होता ब्रांचेज में, उसको नाम देंगे एक्सोन टर्मिनल। और एक्सोन टर्मिनल के लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक नोब। और ये देखिए एक्सोन के दोनों तरफ कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रहे, दीज आर कॉल्ड द सेवान सेल्स। ये बनाते हैं माइलिन शीथ, ये बना रखे इधर दोनों तरफ माइलिन, और कहीं कहीं पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर। तो ये हमारा पहला पार्ट है इसका नर्व सेल। नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी में का दूसरा नाम साइटोल या सोमा,
इट कंटेन साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, पहला न्यूक्लियस प्रेजेंट और तीसरा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नेसेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और ग्रैनुलर बॉडीज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द नीसल ग्रैन्यूल्स। नीसल ग्रैन्यूल्स किसके बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या है और फॉर्मेशन कैसी है। जस्ट ये राइबोसोम्स और आर से बने हैं और जैसा हमें पता है राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, आर का भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका भी मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का है। तो इसका मतलब जो निसन ग्रैन्यूल्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द साइटोल एंड डेंड्राइट्स, लेकिन एक्सोन में प्रेजेंट नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इधर एक्सोन में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होती है और उसके साथ साथ ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेसेंट ग्रैन्यूल्स दीज आर एब्सेंट इन द एक्सोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पोजिशन। इसके बाद अगर डेंड्राइट्स की बात करें, दीज आर द शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body, they contain the nascent granules, इससे निकलते हैं सेल बॉडी से बहुत सारे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर निकलते हैं। अब इसमें नेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, वो बता दिया कि राइबोसोम्स का बना होता है, दूसरा आर का बना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है और न्यूरोट्यूबल्स प्रेजेंट है। न्यूरोट्यूबल इस सेल को एक शेप देने का काम करते हैं, ब्रांचिंग वगैरह जो शेप्स है ये देने का काम करते हैं, इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरोफाइब्रिल क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तीनों के अलग अलग कंपोनेंट इसके डेंड्राइट्स में जो प्रेजेंट है, तीनों के अलग अलग फंक्शन है। ये फाइब्रिल क्या करते हैं, फाइबर्स ये जैसे डेंड्राइट्स हुए, ये इसको ऊपर से स्किन मान ले, यहाँ से अगर स्किन में यहाँ से टच किया जाता है, कुछ गर्म लगता है ठंडा लगता है, मीन्स जो स्टिमुलस मिलता है उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। और उस जो फिजिकल स्टिमुलस हुआ या केमिकल हुआ या बायोलॉजिकल हुआ, कोई भी स्टिमुलस है, उसको आगे नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक भेजते हैं। इधर से कोई स्टिमुलस मिला, वो डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, स्टिमुलस क्या होगा, कोई भी बाहर का कोई फैक्टर, चाहे वो फिजिकल है, बायोलॉजिकल है या केमिकल है, जिसकी हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स देती है, वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस की ऐसे पर्टिकुलर कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज़ स्टिमुलस में आती है। अब स्टिमुलस में कोई स्मेल भी आ सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई स्मेल गई, वो कैसा रिएक्ट करती है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है। कोई फिजिकल है, जैसे आपको गर्म चीज़ को टच कर लिया आपने या ठंडी को टच कर लिया, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसको टच किया, तो उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स कैसा करती है। किसी ने आपको आवाज़ दी तो वो आवाज़ भी स्टिमुलस हो सकती है। तो जो आप देखते हो वो भी स्टिमुलस हो सकता है। बॉडी के अंदर भी कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटी है, एसिडिटी वगैरह हो गई तो वो भी स्टिमुलस हो सकता है। तो वी कैन नॉट डिफाइन द स्टिमुलस इन ए पर्टिकुलर लाइन। स्टिमुलस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकता है, जो हमारी बॉडी को मजबूर करता है कोई ना कोई रिस्पॉन्स देने में। दिस इज द स्टिमुलस। उस स्टिमुलस को, जो भी स्टिमुलस मिला है उसको नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। फिर वो नर्व इम्पल्स में जो इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में जाएगी ब्रेन तक, वो नर्व इम्पल्स है, तो उसको सेल बॉडी तक पहुंचाएगा। सेल बॉडी से आगे फिर एक्सोन, और एक्सोन से होती हुई वो जाएगी नर्व एंडिंग और साइनेप्टिक नोब तक। साइनेप्टिक नोब में ऐसे आगे कैसे ट्रांसफर होगी वो आगे देखेंगे। तो ये क्या करता है, फाइबर इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं इम्पल्स को, उसको सेल बॉडी तक भेज देते हैं। उसके बाद एक्सोन की बारी आती है, तो वो सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस दैट राइज फ्रॉम द साइटोन। इसके अंदर भी तीनों प्रेजेंट होते हैं, सॉरी दो प्रेजेंट होते हैं। एक तो न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, ये बता दिया फंक्शन यहाँ पर। दूसरा ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें नेसल ग्रैन्यूल सब्सेंट होते नहीं होते। और जो ये एक्सोन का बाहर की मेम्ब्रेन है, ये एक्सोलेमा, एक्सोलेमा
मीन्स एक्सोन की मेम्ब्रेन। और एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म। अब एक्सोप्लाज्म के ऊपर यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड दी Schwann सेल्स। और जहाँ जहाँ और ये बनाती है माइलिन शीथ। ये भी याद रखना, दो टाइप के एक्सोन होते हैं, एक तो ये सिंपल एक्सोन जिस पे माइलिन शीथ नहीं बनते, ये ऊपर से एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है ये एक्सोलेमा, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, माइलिन शीथ नहीं बनती, नॉन माइलिनेटेड होते हैं या मेडुलरी नॉन मेडुलरी होंगे। और जिस पे लेयर बनती है उसको नाम देते हैं माइलिन, इस लेयर को माइलिन लेयर बोलते हैं, फैटी सब्सटेंस की बनी होती है, पर कहीं कहीं पे एब्सेंट भी होती है जिसको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ये नाम देते हैं। तो लिखा है कि इसकी लेयर को एक्सोनेमा नाम देंगे, साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म नाम देंगे। ये इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेके आता है, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन को नीचे नर्व एंडिंग तक पहुँचाता है। और इसके नर्व एंडिंग में ब्रांचिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलेंगे टर्मिनल ऑफ एक्सोन या टर्मिनल एर्बोराइजेशन। और उसके बाद कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बिल्कुल एंड में, दीज आर कॉल्ड दी साइनेप्टिक नोब, जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है। और साइनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। अब ये देखिए, जैसे ये एक्सोन आया इधर से और इसके बाद इसकी ब्रांचेस बन गई ऐसे, ये ब्रांचेस बने और ब्रांचेस में इधर हुआ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब। अब इस साइनेप्टिक नोब में प्रेजेंट है केमिकल, यहां पर छोटे छोटे राउंड बॉडीज होती हैं, उन राउंड बॉडीज को नाम देंगे वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर ये राउंड बॉडीज हैं, इन वेसिकल्स के अंदर होता है केमिकल। अच्छा, वो केमिकल काम कैसे करता है वो भी देख लें थोड़ा। अब एक हमारे पास ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल, ये नर्व सेल के डेंड्राइट्स हुए इधर। अच्छा, नीचे आ गई नर्व एंडिंग, ये ऐसे, ये नर्व एंडिंग है। अब एक नर्व सेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहले इसको स्किन मान लेते हैं, बॉडी ऑर्गन हमारा। जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिसीव की नर्व डेंड्राइट्स ने, नर्व डेंड्राइट से वो इन्फॉर्मेशन होती हुई वो इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ से होती हुई सेल बॉडी तक आ गई। सेल बॉडी ने उस इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर दिया एक्सोन तक, एक्सोन से इन्फॉर्मेशन होती हुई वो चली गई इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर तक। अब यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन गई है वो गई है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में, मीन्स आयन का कुछ एक्सचेंज हुआ उसके बाद ट्रांसफ़र हुई है, वो आगे डिटेल में आएगा। उसके बाद ये यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन अब जो अगला जो एक्सोन है हमारा, सॉरी, जो नर्व सेल है, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आगे नर्व सेल तक पहुँचनी, जो दूसरी नर्व सेल्स के बाद शुरू हो जाती है। इस नर्व सेल की ये डेंड्राइट्स, अच्छा ये भी याद रखें, जो नई नर्व सेल है नीचे वाली और ऊपर की जो नोब है, इनमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे नर्व एंडिंग ये हो गई, उसके बाद ये हुई डेंड्राइट्स अगली नर्व सेल की, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप होगा और इस गैप को नाम देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इस गैप की वजह से क्या होगा, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आ गई थी इलेक्ट्रिक फॉर्म में,
अब ये गैप आ गया तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में तो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो आती है वो इन वेसिकल्स में से केमिकल रिलीज होता है बाहर की तरफ। उस केमिकल को इधर, उस केमिकल को यहाँ पर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, जो आगे डिटेल में आएगा, पूरा टॉपिक है ये। इस केमिकल को ये रिसेप्टर रिसीव करते हैं, उसके बाद ये केमिकल आगे दोबारा फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाता है। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन गई है इलेक्ट्रिक, जो इन्फॉर्मेशन इम्पल्स आई है, पहले तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आई है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में यहाँ तक आ गई, फिर आगे इलेक्ट्रिक फॉर्म ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि गैप है, गैप को नाम दिया साइनेप्टिक लेफ्ट नाम दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो केमिकल्स की फॉर्म में आई है, और उस केमिकल को नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये नाम देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ जो इम्पल्स आप अगर डिफाइन करते हैं, नर्व इम्पल्स क्या होती है, दीज आर द इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, मीन्स ऊपर से तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया, आगे फिर केमिकल फॉर्म में आए हैं, आगे फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गए, और इसको बीच में केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होना पड़ा है, क्योंकि बीच में गैप होता है जिसमें जो डायरेक्ट केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये तो स्ट्रक्चर था नर्व सेल का या न्यूरॉन का। आगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन द, जस्ट मिनट, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन में कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, कितने एक्सोन प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम नर्व को डिवाइड करते हैं, नर्व सेल को, न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा, मल्टी मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, जैसे ये है मैनी डेंड्राइट्स प्लस 1 एक्सोन, that is the many dendrites प्लस 1 एक्सोन, इसको नाम देंगे मल्टी पोलर। अगर सिर्फ एक डेंड्राइट्स हो प्लस 1 एक्सोन हो तो उसको नाम देंगे बाईपोलर। और अगर डेंड्राइट्स बिल्कुल ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 एक्सोन, तो उसको नाम देंगे यूनिपोलर। और जो यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेट में प्रेजेंट होते, जब हम मदर बॉडी में एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं तब इस टाइप के एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 टाइप के एक्सोन हैं। पहला एक्सोन तो यही हुआ जिस पे मल्टीपल, बहुत सारी डेंड्राइट्स मिलेंगे, एक एक्सोन मिलेगा। दूसरे बाईपोलर में, बाईपोलर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक एक्सोन है और एक डेंड्राइट्स है, बाईपोलर। और यूनिपोलर में, यूनिपोलर में सिंपल यही मिलेगा, ऐसे ये स्ट्रक्चर यूनिपोलर का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट होगा। इधर न्यूक्लियस है और ये प्रेजेंट है एक्सोन। क्या लिखा, सेल बॉडी विद 1 एक्सोन, दीज आर फॉर्म यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेट। सेकंड पार्ट आता है नर्व फाइबर। नर्व फाइबर में क्या क्या आते हैं, नर्व फाइबर वो प्रोसेस जो नर्व सेल से निकलती है, और नर्व सेल से 2 ही प्रोसेस निकलती हैं, या तो डेंड्राइट्स निकलते हैं या फिर एक्सोन निकलते हैं। अब डेंड्राइट्स में प्रॉब्लम है, कुछ सेल में तो बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ में सिर्फ एक डेंड्राइट प्रेजेंट और कुछ में होता ही नहीं। तो मेन जो प्रोसेस हुआ नर्व सेल की वो हुई एक्सोन। मोस्ट कॉमनली द टर्म नर्व फाइबर इज यूज फॉर द एक्सोन ऑफ द नर्व। दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल केबल की तरह काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है, फ्रॉम द ट्रांसफर द सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। देयर आर द 2 टाइप ऑफ द नर्व सेल। फर्स्ट वन इज द medullated or you can say myelinated nerve fiber,
जिनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो लास्ट टाइम बताया था। अगर ऐसी कवरिंग प्रेजेंट है, ये न्यूरॉन, ये एक्सोन मेम्ब्रेन के अलावा कोई और कवरिंग भी प्रेजेंट है, माइलिन शीथ की कवरिंग प्रेजेंट है, माइलिन शीथ की कवरिंग प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे मेडुलरी न्यूरॉन या नर्व्स फाइबर। अगर नहीं है तो नॉन मेडुलरी। These are covered with the Schwann cells and they form myelin sheath around the axon in peripheral nervous system। अच्छा, ये दो बातें याद रखना कि जो माइलिन शीथ है, मेडुलरी में माइलिन शीथ मिलती है, और जो नर्व फाइबर है वो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये शीथ है ये बनी होती है स्पेशल सेल्स की, श्वान सेल्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मेडुलरी शीथ बनी होती है ओलिगो डेंड्रोसाइट। ये दो अलग अलग नाम याद रखना। माइलिन शीथ दोनों में होती है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जो नर्व सेल्स प्रेजेंट है, फाइबर प्रेजेंट है, उनमें भी प्रेजेंट होती है, पर वो अलग सेल बनाती है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम में इसको अलग सेल बनाती है। दोनों के नाम याद रखना अलग तरीके से। और ये बताया था कहीं कहीं पर ये एब्सेंट भी होती हैं, जैसे इधर से इधर तक आ गई, यहाँ पर आ गया, ऐसे जहाँ पर एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं नोड, नोड ऑफ रेनवियर। This gap between the two adjacent myelin sheath is called the node of Ranvier. This sheath act as a insulating layer का काम करती है, जो मैसेज को, सिग्नल को, अब ये जो लेयर प्रेजेंट है ये क्या काम करती है, जो अंदर जो मैसेज आया है आयन की फॉर्म में, जो मैसेज ट्रेवल करेगा उस मैसेज को बाहर निकलने नहीं देती, उसके एम्पलीट्यूड को कम होने नहीं देती, उसको सीधा ट्रेवल करवाती है केबल की तरह। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो अंदर की तरफ मेटल वायर है, बाहर के ऊपर उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, रबर की कवरिंग होती है, जो करंट के लॉस को रोकती है, शॉर्ट सर्किट को रोकती है, वैसी ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। इंसुलेटिंग लेयर अराउंड द एक्सोन, कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर की तरह है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ nerve impulse during its passage, and medullary sheath is continuous around the fiber in the central nervous system। जबकि पेरिफेरल, अच्छा ये भी याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नोड्स है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होती है। ये दो डिफरेंस भी आ गए आपके। फाइबर है जो दोनों, एक तो फाइबर के ऊपर माइलिन शीथ है, इसका सोर्स अलग है, यहाँ का सोर्स अलग है। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसमें नोड्स के ऊपर, नोड्स जो है वो रेनवियर नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पे प्रेजेंट है। उसका भी एक रीज़न है कि नोड्स प्रेजेंट न होने का मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन बड़ी फास्ट जाती है, और भी ज़्यादा फास्ट। अब ये बताया कि ये माइलिन शीथ है, यहाँ से थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई, तो यहाँ से मैसेज का बाहर लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है, स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत स्पीडली वो प्रोसेस करता है बातों को, किसी भी स्टिमुलस को, तो वहाँ पर ये गैप नहीं होता, सीधी लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे एक्सोन हुआ तो ये माइलिन शीथ बिल्कुल ऐसे होती है, तो इसमें कोई चांसेस होता ही नहीं कि कुछ भी सिग्नल इसमें मिस हो जाए, तो ये भी याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी मेडुलेटेड नर्व फाइबर है उसकी दो लेयर होती है। एक लेयर बनी होती है मेडुलरी शीथ की, ये बाहर की है मेडुलरी शीथ की, और ये अंदर वाली लेयर है ये बनी होती है एक्सोलेमा की, न्यूरिलेमा। अच्छा, आगे है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। दे आर इनक्लोज्ड बाय सिंगल शीथ दैट इज कॉल्ड द न्यूरिलेमा, और यू कैन से एक्सोनेमा। कुछ 7 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो माइलिन शीथ नहीं बनाती। प्रेजेंट जरूर है लेकिन वो माइलिन शीथ फॉर्मेशन का काम नहीं करती। तो इसको कहाँ कहाँ पे मिलती है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में मिलती है,
या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। दोनों किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। टाइप ऑफ नर्व फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहला नर्व फाइबर होता है सेंसरी, जो आ चुका है। ये क्या काम करता है? ये ऑर्गन से, ये किसी भी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है, इंपल्स को पहुंचाने का काम करता है। जबकि मोटर की बात करें तो मोटर का क्या काम करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है, ये मोटर हुआ। इसके बाद आती है मिक्स्ड नर्व, थर्ड टाइप है, जिसमें दोनों टाइप की नर्व्स प्रेजेंट होती है, सेंसर भी और मोटर भी। ये हमारा सेकंड पार्ट था। ये इधर देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम के 6 पार्ट थे। पहला हो चुका है हमारा न्यूरॉन और दूसरा नर्व फाइबर। थर्ड आता है दी बंडल ऑफ नर्व फाइबर, जहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर के बंडल बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं फेसिकुलम या नर्व। ये इधर देखिए, अब इसमें अगर आप डायग्राम में देख पाएँ, ये एक नर्व सेल है, ये एक नर्व है, ये एक नर्व सेल है, नर्व फाइबर है, ये बहुत सारे हैं। इस पूरे बंडल को नाम देंगे बंडल ऑफ नर्व फाइबर। दिस बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड दी फेसिकुलाई या फेसिकुलम। फेसिकुलाई जो वर्ड है वो प्लूरल में आता, फेसिकुलम सिंगुलर में आएगा। द बंडल ऑफ नर्व फाइबर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। ए नर्व कंसिस्ट ऑफ सेवरल बंडल ऑफ नर्व फाइबर। एक नर्व में बहुत सारे बंडल मिलते हैं, जैसे ये एक बंडल हो गया, ये बंडल एक हो गया, एक बंडल ये हो गया। इसके अंदर आपको डॉट दिखाई देंगे कुछ, देखो इसके अंदर ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं नर्व फाइबर है। ये पूरा एक बंडल है, ये एक बंडल है, तो ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर है। नर्व ये पूरा मिलके एक नर्व बनाते, ये पूरी हो गई एक नर्व, ये नर्व हो गई पूरी। इसके अंदर बहुत सारे बंडल 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, और बंडल के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर है। ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है ये। अच्छा, इस बंडल की जो लेयर है, बाहर की लेयर है, उसको नाम देंगे एपिनेरियम, एपिनेरियम, और अंदर की लेयर को नाम देंगे एंडोनेरियम, और दोनों के बीच की होती है उसको नाम देंगे पेरिनेरियम। हर एक बंडल का, हर एक नर्व की अपनी एक ब्लड वेसल होती है, जो वहाँ तक ब्लड पहुँचाने का काम करती है। दिखा रखा है ब्लड वेसल्स। देखें, नर्व कंसिस्ट ऑफ सेवरल बंडल ऑफ नर्व कंसिस्ट ऑफ सेवरल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। दीज आर कॉमनली कॉल्ड फेसिकुलम या फेसिकुलाई। फेसिकुलम इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव दैट इज कॉल्ड द पेरिनेरियम। इनसाइड द फेसिकुलम ईच नर्व, अंदर की तरफ जो कनेक्टेड होती है हर एक नर्व में, वो लेयर होती है एंडोनेरियम, और बाहर की तरफ होती है पेरिनेरियम। और ऑल द बंडल ऑफ नर्व फाइबर, एक बंडल ये हो गया है कि इनके ऊपर की जो कवरिंग है, ये जो इनके ऊपर की कवरिंग है, जिसमें सारे बंडल्स आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द एपिमेरियम। ईच नर्व हैज़ टू इट्स ऑन सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल। जैसे इसकी अपनी ब्लड वेसल सप्लाई है, सभी की अपनी अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट आता है न्यूरोग्लिया और गैलिया सेल्स। ये स्पोर्टिव सेल्स होती है, मतलब इनका काम ये नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, अदरवाइज ये कुछ और फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सपोर्टिंग सेल का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है। ब्रेन में नर्व सेल्स प्रेजेंट है, नर्व सेल प्रेजेंट होने के बाद भी कुछ एरिया थोड़ा सा उसका वैकेंट रह जाता है, उसको सपोर्ट देने के लिए, उस वैकेंट एरिया को फिल करने के लिए ये सेल्स प्रेजेंट होती है। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार। एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप्ड होती है। ये फाइब्रोएस्टर हो गई, ये भी स्टार शेप है, ये स्टार शेप है, और ये 2 सेल्स स्टार शेप्ड है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो पहले आता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होती है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाती है, पेरिफेरल में नहीं बनाती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाती है। और माइक्रोग्लिया, अब देखिए एस्ट्रोसाइट दे सेपरेट, इसके नाम आप एनसीईआरटी में नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा से लिया गया तो
थोड़ा थोड़ा सा इसको याद रख लेना, इवन ये 3 नाम इनके याद रख लेना, एक एक फंक्शन याद रख लेना। जैसे क्या काम करती है, सेपरेट करते हैं इंसुलेटिंग एडजेसेंट न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन आपस में मिक्स ना हो उसको सेपरेट रखती है। सो दैट द इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट ओनली ओवर द साइनेप्स, ताकि इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ साइनेप्स से तो पास हो जाए, जैसे साइनेप्स ये पार्ट है यहाँ से तो पास हो जाए, लेकिन डायरेक्टली एक न्यूरॉन ये हुआ दूसरा न्यूरॉन ये हुआ, तो इनमें बीच में दोनों न्यूरॉन के बीच में मटेरियल होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे में ट्रांसफ़र, ऐसे इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने नहीं देता। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज एरिया ऑफ नर्वस सिस्टम में कहीं ना कोई पार्ट डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर में भी हेल्प करती है, और कम्युनिकेट करती है वन अनदर थ्रू दी कैल्शियम चैनल से कम्युनिकेशन करती है, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये स्पेशल सेल्स है जो माइलिन शीथ बनाती है सिर्फ और सिर्फ उन एक्सोन पे जो एक्सोन प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, मीन्स सीएनएस में प्रेजेंट है। माइक्रोग्लिया दे एक्ट एज ए डिफेंस प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया वगैरह को एंटर करता है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसको किल करने का काम करती है। फैगोसाइटिक वो सेल्स होते हैं जो फॉरिजन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेती है, ख़त्म कर देती है। सिक्वेंसर का काम करती है। दे इनगल्फ द माइक्रोब्स एंड सेलुलर डेब्रिज, जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, माइक्रोब होते हैं, माइक्रोब मीन्स दी बैक्टीरिया वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनगल्फ करती है, उसको ख़त्म करती है, और डेब्रिज जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करती है। नियरली 50% ऑफ ऑल द ब्रेन्स आर दी न्यूरोग्लिया सेल्स, ये लगभग 50% बनाती हैं। नेक्स्ट एपेंडाइमल सेल्स, ये जरूरी है। अब तक एक नाम आया है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की जो कवरिंग है ये देखिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये बनाती है सीएनएस में। अब जो माइलिन शीथ में जो माइलिन सब्सटेंस यूज किया जाता है, माइलिन एक फैटी सब्सटेंस है, उसको बनाते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये वाले एपेंडाइमल सेल्स ये सिंगल लेयर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वेंट्रिकल, ये आगे आएगा नाम आपका। वेंट्रिकल क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल साइट प्रेजेंट है, कैविटी बोलते हैं इसको, 4 कैविटी प्रेजेंट है, वो जब ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तब आएगा, या और भी किसी कैविटी में प्रेजेंट होती है एपेंडाइमल सेल्स। अरे रे एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो एपेंडाइमल सेल्स है ये सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है। अच्छा, माइलिन शीथ तो वो बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये माइलिन ही शीथ बनाती है, यही सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। ये बनाती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, जो ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ तक ब्रेन आ गया। अच्छा, ब्रेन और फिर आगे ये हो गई स्कल, इसमें जो गैप है, इस गैप में या ब्रेन की जो कैविटी है, अंदर की तरफ जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। उस फ्लूइड को नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। स्पाइनल का मतलब, सेरिब्रो मीन्स द ब्रेन और स्पाइनल मीन्स द स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, और उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम करती है एपेंडाइमल सेल्स। फंक्शन क्या होता है, दे प्रोड्यूस द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इनमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया मीन्स ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, देखो ये रहे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया होते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर के दिखाए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया है। ये करंट बनाते हैं, मीन्स कंटिन्यूसली बीट करते हैं, हिलते रहते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड है ये पूरी कैविटी के अंदर, ब्रेन के अंदर स्मूथली सर्कुलेट कर सकता है, और एक प्रोटेक्टिंग बैरियर का भी काम कर दे। जैसे ये हमारा नर्वस टिश्यू हुआ, ये हमारी वो कैविटी हो गई, उस कैविटी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अब इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा,
कौन सा इसके अंदर आएगा, ये सब डिसाइड करती है एपिनिडाइमल सेल्स, ये जो सेल्स है। और इस फ्लूइड को जो अंदर की तरफ जो फ्लूइड बनाया है, इस फ्लूइड को भी ये सेल्स ही प्रोड्यूस करती है। और जो इसके अंदर ये सीलिया दिखाई देते हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस बीट करते हैं। बीटिंग करने से इसको सर्कुलेट करते रहते हैं पूरे ब्रेन के अंदर, कैविटी के अंदर। इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है, जो सेल्स है, ये तो काम आ गया तो प्रोड्यूस करती है और उसको मूव करवाती है CSF को। और एक सिलेक्टिव बैरियर का भी काम करती है, मीन्स सब्सटेंस को सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र करती है वन साइड टू द अनदर साइड। तो दो फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट याद रखना, पहला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है, दूसरा एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का भी काम करती है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कौन सा सब्सटेंस एंटर करेगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा। एंड लास्ट पार्ट इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स अगर यहाँ पर आपको याद है तो एक मिनट, ये सेल्स का मेन फंक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जो आपको हाइपोथैलेमस में बताया गया था। हाइपोथैलेमस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इम्पल्स की फॉर्म में आती थी। ये रहा इधर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और नीचे वाली जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऊपर वाली हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में इन्फॉर्मेशन आती है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और ये जो नर्व सेल है आगे जाके हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है नर्व सेल। तो क्या पास करना चाहिए, केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करना चाहिए, लेकिन ये केमिकल रिलीज करते हैं जो आगे हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। इसीलिए हमारे जो ब्रेन का कुछ पार्ट है, नर्वस सिस्टम का हाइपोथैलेमस एक पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, मीन जो हार्मोन रिलीज करता है। ये बता रखा है यहाँ पे, ये जो सेल्स है देखिए, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, आगे जाके केमिकल रिलीज करते हैं, वो केमिकल ब्लड में मिलते हैं। यहाँ पे ब्लड आ गया, सर्कुलेट से ये केमिकल